ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है रेशो एनालिसिस। सो टुडे वी विल बी वर्किंग फॉर सॉल्वेंसी रेशोज़। पहले हम थियोरी करेंगे इसकी, मतलब रेशो के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी रेशोज़ हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं और चेंजेस के उन पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज़ इंडिकेटेड बाय। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए आप किससे देखते हो उसको? करंट रेशो, क्विक रेशो, नेट प्रॉफिट और डेब्ट इक्विटी। तो हम सबको पता है कि सॉल्वेंसी जो है वो फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि कितना आपका अपना कैपिटल है और कितना आपने डेट मतलब लोन ले रखे हैं। सो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी आपकी डेब्ट इक्विटी रेशो से इंडिकेट होती है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशो इज़ कैलकुलेटेड एज। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। देखो, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। तो एक कंपनी में ऑनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो प्रोप्राइटरी रेशो इंडिकेट करती है कि पूरे बिजनेस में मतलब बिजनेस की पूरी एसेट्स में ऑनर का प्रोपोर्शन कितना है, प्रोप्राइटर का प्रोपोर्शन कितना है। सो प्रोप्राइटर के फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स इसमें ली जाती हैं। नेक्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशो को, और हम क्या कहते हैं? तो अभी बताया था ना, डेब्ट इक्विटी रेशो क्या मेजर करती है? सॉल्वेंसी। सो डेब्ट इक्विटी रेशो को हम कहते हैं सॉल्वेंसी रेशो, राइट। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डेब्ट इक्विटी रेशो इज़ कैलकुलेटेड एज। अब जब रेशो में देखो, नाम ही आ गया डेब्ट एंड इक्विटी, इसका मतलब इसके न्यूमरेटर में डेब्ट होगा और डिनोमिनेटर में होगा इक्विटी। सो डेब्ट होते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। सो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की रेशो लेंगे हम, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स। तो यहाँ इक्विटी का मतलब इक्विटी कैपिटल नहीं है, ऑनर्स के फंड्स हैं यहाँ पर। एक तरफ आपने एक्सटर्नल कैपिटल एम्प्लॉयड ली, एक तरफ आपने इंटरनल कैपिटल। सो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स टू शेयर होल्डर्स फंड्स देता है आपको डेब्ट इक्विटी रेशो। नेक्स्ट है सिंसियर लिमिटेड हैज़ अ प्रोप्राइटरी रेशो ऑफ 25%। ठीक है, अब इस रेशो को उन्हें कितना करना है? 30% करना है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, अब अगर आपकी प्रोप्राइटरी रेशो 25% है, प्रोप्राइटरी रेशो होती है रेशो ऑफ ऑनर्स फंड्स टू टोटल एसेट्स। ठीक है ना। अब अगर आप इस रेशो को नाउ यू वांट टू इंक्रीज टू 30, 25 से बढ़ा के क्या करना चाहते हो आप? 30। ठीक है, तो वो कैसे होगा? क्योंकि आपको न्यूमरेटर इंक्रीज़ करना है, तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप न्यूमरेटर को ही इंक्रीज़ करो, दैट इज़ ऑनर्स फंड्स बढ़ा दो, तो आप अपनी इक्विटी बढ़ा देंगे। ठीक है ना। टोटल एसेट्स में से या तो इक्विटी का प्रोपोर्शन जो है वो आप बढ़ा दो। दूसरा क्या इसका तरीका है? आप इसमें, क्योंकि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं अगर वही हैं, उसमें से आप डेटर्स को कम कर दो, डेब्ट को कम कर दो। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ अगर आप पे कर दोगे तो आपके कैश चली जाएगी, आपकी एसेट्स कैश में मतलब कम हो जाएंगी, तो आपके जो न्यूमरेटर है वो कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। न्यूमरेटर या तो न्यूमरेटर बढ़ा देंगे, ऑनर्स फंड बढ़ा दिए, या आप डेट्स को पे कर दो जिससे आपकी एसेट्स कम हो जाएंगी, कैश चली जाएगी ना बिजनेस में से, तो आपके डिनोमिनेटर रिड्यूस होने से भी आपकी रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इसके दोनों ऑप्शंस हो गए। सो हम या तो इक्विटी इंक्रीज़ कर सकते हैं या डेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ विच रेशो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशो। तो कौन सी रेशो सॉल्वेंसी रेशो में नहीं आती है? देखो, हमारी 4 रेशोज़ होती हैं। प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट, डेट टू इक्विटी। करेंट रेशो नहीं होती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो होती है 4th। सो करेंट रेशो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशो। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशो ऑफ अ कंपनी इज़ 1:2। सो डेब्ट अपॉन इक्विटी है 1:2। नाउ विच ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज इट। इसको इंक्रीज़ करने का मतलब है या तो डेब्ट को बढ़ाओ या इक्विटी कम करो। अगर इक्विटी कम कर देंगे तो रेशो बढ़ जाएगी ना। अब आप इशू ऑफ न्यू शेयर करते हो, अगर आप शेयर्स को इशू करते हो कैश से, तो इससे क्या होगा? आपकी इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना। सो इसका मतलब हो गया कि आपका इक्विटी बढ़ गई। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।
लेकिन हमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होगा, अगर हम डिबेंचर्स रिडीम करते हैं तो हमारे डेप्ट कम हो जाएंगे, लेकिन डेप्ट कम होने से तो रेशो कम हो जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इक्विटी बढ़ाएंगे तो रेशो बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझो, डेप्ट अपॉन इक्विटी के 1 और 2 है ना, 1/2 है। मान लो ये 1000 है, ये 2000 है, ऐसे हम क्विकली कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, अब आपने शेयर्स इशू किए तो इक्विटी बढ़ गई, मान लो 500 की है, तो अब ये हो गया 1000 अपॉन 2500। अब इसकी रेशो अगर आप लोगे तो ये 0.4 है, जबकि पहले 0.5 थी। दूसरा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसी रेशो में अगर हम डिबेंचर्स रिडीम कर दें तो डिबेंचर्स डेप्ट का पार्ट है ना, तो अगर आप डिबेंचर्स रिडीम करते हो न्यूमिरेटर में से कम हो जाएगा 500 अपॉन 2000, तो ये हो गई 1/4। तो ऐसे हम क्विकली गेस भी कर सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, अब अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो यहीं पे अगर हम डिबेंचर्स रिडीम करने की जगह इशू कर दें तो न्यूमिरेटर बढ़ गया, ये हो गई 1500 अपॉन 2000, 0.75। तो अब ये रेशो बढ़ रही है, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान से करना है। नेक्स्ट है ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन डेप्ट इक्विटी रेशो एंड इंक्रीज इन करंट रेशो इज़, तो कौन सी ट्रांजेक्शन होगी जिससे हमें डेप्ट इक्विटी रेशो को तो हमें कम करना है और करंट रेशो दैट इज़ करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ को हमें बढ़ाना है। तो अब इफ़ेक्ट्स नोट करने होंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप अपने डिबेंचर्स इशू करते हो तो यहाँ पर न्यूमिरेटर बढ़ जाएगा। ठीक है, न्यूमिरेटर बढ़ने का मतलब है कि रेशो इंक्रीज़ हो गई, तो ये तो हम यहीं पे काट सकते हैं, दिस इज़ नॉट राइट ऑप्शन। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, अगर आप डिबेंचर इशू करते हो और आपको पैसा मिलता है तो डिबेंचर इशू होने से डेप्ट बढ़ गए, ठीक है, न्यूमिरेटर प्लस हो गया और इधर पैसा भी आ गया तो करेंट एसेट भी बढ़ गई। तो यहाँ क्या हो गया आपके, ये तो रेशो इंक्रीज़ करेगा क्योंकि न्यूमिरेटर आपने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, हमें ये तो चाहिए ही नहीं। ऑल्दो देखो करंट रेशो बढ़ जाएगी क्योंकि पैसा आया है ना, करंट रेशो इंक्रीज़ हो गई, बट हमें उसके पैरेलल ये जो डेप्ट इक्विटी रेशो है उसका डिक्रीज़ भी देखना है। तो ये ऑप्शन हमारे दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सूट नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश, अब अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने का मतलब है इक्विटी कम हो गई और इधर आपकी कैश भी कम हो गई। अब ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, इक्विटी कम होने का मतलब है डिनोमिनेटर कम हो गया तो रेशो बढ़ गई, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, तो दूसरे को तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये भी नहीं चाहिए। लास्ट है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, अब अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हमें पता है किसी भी प्रोपोर्शन में डिनोमिनेटर अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो रेशो कम होती है, रेशो गिरती है। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं 1/2 इफ़ आई टेक 1/2 और मैं इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर दूँ 1/3, तो जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा रेशो गिर जाएगी। तो यहाँ जैसे डिनोमिनेटर बढ़ा रेशो डिक्रीजेस, डिक्लाइन हो गया रेशो में। इस तरफ क्या हुआ, आपको पैसा मिला है, तो जब आपको पैसा मिला, कैश आया, सो आपकी एसेट्स बढ़ गई, न्यूमिरेटर इंक्रीज़ तो रेशो इंक्रीज़। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये दोनों कंडीशंस को मीट करता है, सो वी कैन से कि डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इससे डेट इक्विटी रेशो डिक्रीज़ होगी और करंट रेशो इंक्रीज़ होगी। देखो ये जो हमें चेंजेस नोट करने होते हैं ना, दीज आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप एक वैल्यू लेके चल लो, या तो आप सिंपल सी बात ये समझो कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में जो प्रोपोर्शन होता है, ये न्यूमिरेटर के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। न्यूमिनेटर बढ़ेगा रेशो बढ़ेगी, न्यूमिनेटर कम होगा प्रोपोर्शन विल ऑल्सो रिड्यूस, और डिनोमिनेटर के साथ इसका रिवर्स इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स मतलब उल्टा, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ करोगे तो प्रोपोर्शन नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज़ करोगे प्रोपोर्शन इंक्रीज़ होगा, है ना। तो ये लॉजिक लेके आप इसमें चेक कर सकते हो इफ़ेक्ट्स को। तो थोड़े ध्यान से करने वाले होते हैं ये क्वेश्चंस, बट इट्स नॉट दैट कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, या तो आप इसको समझ लो, ऐसे इफ़ेक्ट समझ सकते हो, या आप वैल्यू लेके चलो। जब मैं डेप्ट इक्विटी रेशो बोल रही हूँ, कोई भी रेशो हो, आप इस रेशो को स्टैंडर्ड ले लो, 2/1 है, उसके बाद जो इफ़ेक्ट कहा है उसको पोस्ट करो और फिर देखो इफ़ेक्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। ओके, नाउ सेटिस्फैक्ट्री रेशो बिटवीन डेप्ट एंड शेयर होल्डर्स फंड्स। सो डेप्ट और इक्विटी की जो सेटिस्फैक्ट्री रेशो है वो है 2:1, सो डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है
नेम द एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स एंड टोटल डेट्स। अगर हम शेयर होल्डर्स के फंड्स में जो डेट्स हैं उनको भी ऐड कर दें तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? इट विल गिव यू टोटल एसेट्स। ठीक है, क्योंकि हमारे जो ये जो डेप्ट्स हैं यहाँ इन्होंने टोटल डेप्ट बोला है। टोटल का मतलब करंट नॉन करंट दोनों। तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटी क्या होती है? एसेट्स। ठीक है ना, A इज इक्वल टू L प्लस सी तो हमने शुरू से पढ़ा हुआ है। सो इट विल गिव यू टोटल एसेट। सी इज़ द राइट आंसर। नेम द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस क्या होगा? अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि बिजनेस में कैपिटल लंबे टाइम के लिए होती है। सो लॉन्ग टर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। सो इट इज़ इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, जिसे हम नॉन करेंट लाइबिलिटी भी कहते हैं। तो यहाँ हमने कैपिटल एम्प्लॉयड और ये नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब है लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो अगर इनका डिफरेंस देखना है तो इसका डिफरेंस करेंगे तो ये कट गया तो इक्विटी बचेगी, शेयर होल्डर्स फंड्स। दैट इज़ द राइट आंसर ए। नाउ दैट रेशियो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस। जो बिजनेस लॉन्ग टर्म में कैसा काम कर रहा है तो उसके लिए हमें कौन सी रेशो चाहिए होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है लिक्विडिटी रेशो। आपकी परफॉर्मेंस का मेजर होता है ओवरऑल जो है प्रॉफिटेबिलिटी, और आपके एक्टिविटी जो है ये आपके टर्नओवर को बताते हैं। ठीक है, ये याद रखो। नाउ नेक्स्ट है, इफ़ डेब्ट इक्विटी रेशो एक्सीड्स दिस देन इट इंडिकेट्स रिस्की। तो डेब्ट इक्विटी का नॉर्मल क्या है? 2:1। इससे अगर ज़्यादा बढ़ गई तो वो रिस्की हो जाता है। दैट इज़ 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो 2:1 का मतलब होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, मतलब आपके ऑनर्स का पैसा आपसे डबल है। आपने अगर बिज़नेस में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो आपने 2000 बाहर वालों का लोन लेके लगाया हुआ है। ठीक है ना, और टोटल आपके बिज़नेस की एसेट्स होंगी 3000 की। इतना अपना लगाया, इतना बाहर वालों का लगाया, टोटल आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस में लगा हुआ पैसा 3000 है। ये एक नॉर्म है कि अगर 2000 तक डेप्ट हो, डबल डेप्ट है तो भी चलेगा, बट इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो वो रिस्की पोजीशन होती है। अब ये समबडी में क्वेश्चन कि ये स्टैंडर्ड कहाँ से बना? ये स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं? ये स्टैंडर्ड्स ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। बिजनेसेस को ऑब्जर्व किया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे, जो ICAI है वो ऑब्जर्व करता है। ओवरऑल उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी ये रेशो इससे ज़्यादा चली जाती है तो वो रिस्की होता है। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग डेब्ट टू इक्विटी रेशो टू बी 2:1। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशो है 2:1, तो अब फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने से क्या होगा? चलो अब मैं आपको इसका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मेथड बताती हूँ। रट्टे नहीं लगाने हैं, चेंजेस के रट्टे लगाओगे गलती करोगे। ठीक है, अब आपको फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। जब आप फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो एंट्री क्या करते हो? फाइनल डिविडेंड की एंट्री ये होती है कि आपके प्रॉफिट्स या सरप्लस में से इसे माइनस कर देते हैं और आप डिविडेंड को एज अ करेंट लाइबिलिटी शो कर देते हो। अब ये इफेक्ट अगर हम यहाँ नोट करें तो डेप्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो करेंट लाइबिलिटी। आपको आज डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो आपको विद इन 2-3 मंथ्स पे करना होता है, अदरवाइज़ पेनल्टी है कंपनी लॉ बोर्ड में। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, शॉर्ट टर्म है। सो डेप्ट तो आपका एज इट इज़ रहा, बट आपके सरप्लस कम हो गए। तो यहाँ पे कम हो गया। मान लो मैंने 500 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्योंकि इसी रेंज के बीच में रहना है। तो अब जो रेशो 2:1 थी अब वो 4:1 हो गई है। समझ रहे हो? तो रेशो इंक्रीज हो गई। अब ये बिज़नेस के लिए अच्छी है कि नहीं है? दिस यू शुड सी। रेशो इंक्रीज हो रही है। डेब्ट इक्विटी रेशो जो है ये बिज़नेस के लिए अच्छी नहीं है। अभी बताया ना, इससे 2:1 से ऊपर चले जाओगे तो वो रिस्की है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट योर इंक्रीज इन द रेशो, जो रेशो बढ़ती है वो अच्छी होती है, ये हमेशा नहीं होता। ठीक है, वो रेशो के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेब्ट इक्विटी रेशो। तो ऊपर डेब्ट नीचे इक्विटी। अब फॉर्मूला क्या होगा? शॉर्ट टर्म डेट्स तो नहीं आएंगे, डेट यहाँ पर होते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। सो ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो नन ऑफ दी अबव, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने पिछले एक क्वेश्चन में किया था, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रोप्राइटरी रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड। दो चीज़ें होती है ना, रेशो हमेशा दो चीज़ों को रिलेट करता है। सो प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड उसके साथ क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशो में टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशो क्या बताती है? ऑनर का शेयर।
इन बिजनेस, कि बिजनेस में जितना पैसा लगाया है, बिजनेस का पैसा तो सारी एसेट्स में पड़ा हुआ है, तो उसमें ऑनर का प्रोपोर्शन कितना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विडिटी ऑफ एन एंटरप्राइज इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू। सो इज़ इट ट्रू? नहीं, जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस जो होती हैं इनकी एबिलिटी आपकी लिक्विडिटी नहीं बताती है, ये सॉल्वेंसी रेशो बताती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कंसिडरिंग डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज 2:1, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय टेकिंग लोन। अब क्या होगा, डेब्ट एंड इक्विटी 2:1, एसेट परचेज की, एसेट प्लस हो गई, और लोन ले लिया, लोन भी प्लस हो गया। एसेट तो यहाँ नहीं आ रही है, डेब्ट है, इक्विटी है, लोन प्लस हो रहा है, तो लोन में कुछ वैल्यू अगर हम प्लस कर देंगे, मान लो मैंने 0.5 भी प्लस कर दिया, तो मेरी रेशो हो गई 2.5:1। न्यूमरेटर जब बढ़ा तो न्यूमरेटर से रेशो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, क्योंकि न्यूमरेटर भी न्यूमरेटर ऊपर है और रेशो भी हम न्यूमरेटर से बता रहे होते हैं, है ना। आप न्यूमरेटर बताते हो, कभी भी रेशो 1/, नहीं बता रहे होते हो। सो न्यूमरेटर से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, न्यूमरेटर इंक्रीज, रेशो इंक्रीज। नाउ इन डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट रेफर्स टू, डेब्ट इक्विटी रेशो में डेब्ट क्या था, तो देखो अभी ये कई बार आ चुका है। डेब्ट होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो डेब्ट इन जनरल जो है, जब हम डेब्ट इक्विटी रेशो देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल लोगों का और इंटरनल ऑनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा है। सो डेट का मतलब यहाँ पर हो जाता है लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। कंसिडरिंग डेट टू इक्विटी रेशो 2:1, इशू ऑफ बोनस शेयर्स क्या होगा। अगेन डेट टू इक्विटी इज़ 2:1। इसके इफ़ेक्ट नोट करो। बोनस शेयर कहाँ से देते हैं, बोनस शेयर देते हो आप अपने सरप्लस और जनरल रिज़र्व से, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, सरप्लस और जनरल रिज़र्व कम हो गया और आपके बोनस इशू देने से शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ इफ़ेक्ट कहाँ गया, सरप्लस इज़ अ पार्ट ऑफ इक्विटी, तो आपका इक्विटी कम हुआ लेकिन आपने कैपिटल बढ़ा दी, है ना, तो ये तो दोनों कट गए, इसका मतलब रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच रेशो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशो, कौन सी रेशो सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट नहीं है। सो देखो, डेट टू इक्विटी ऑफ कोर्स इट इज़ देयर, इंटरेस्ट कवरेज इज़ देयर, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स का डेब्ट से रेशो, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। ये कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है ना, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो सॉल्वेंसी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट की रेशो नहीं है, ये रेशो है इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है, तो वो जो रिटर्न होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट होते हैं। सो ये रेशो जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशो। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं, यू आर गेटिंग। नाउ कंसिडरिंग डेब्ट टू इक्विटी रेशो टू बी 2:1, अब मान लो ये रेशो 2:1 है, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या करेगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कैश, डिबेंचर कम हो गए, कैश कम हो गए, तो डिबेंचर्स कम, डेट कम, न्यूमरेटर कम हुआ, डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब आपको ये पता है अगर मैं यहाँ से कुछ भी कम कर दूँगी तो मेरी रेशो कम हो जाएगी। इट वाज 2:1 मतलब 2, अब ये कम हो गई क्योंकि न्यूमरेटर के साथ रेशो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है। सो ये भी कम, ये भी कम, सो आ जाएगी रेशो डिक्लाइन। अ रेशो विच अटेम्प्ट्स टू मेजर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल फंड्स एंड शेयर होल्डर्स फंड्स, तो एक्सटर्नल और इंटरनल फंड्स की जो रेशो होती है वो होती है डेट टू इक्विटी रेशो। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या करता है, इंटरेस्ट कितने टाइम्स कवर हो रहा है, इट असर्टेन्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर इंटरेस्ट, कि हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट को कितना कवर करता है। ठीक है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशो इज़ 0.8:1। प्रोप्राइटरी रेशो होती है रेशो ऑफ ऑनर्स फंड्स टू टोटल एसेट्स। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कैश क्या करेगा, ये 8:1 है, मैं इसे 8/10 कर देती हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स कम हुए, कैश कम हुई, मान लो इसका अमाउंट मैंने ले लिया 1, तो ये भी कम, ये भी कम, तो 7/9। अब देखो क्या आएगा 0.7 समथिंग, तो रेशो आपकी 0.8 से कम हो गई। ठीक है, तो रेशो हो गई डिक्रीज। सो आई होप ये MCQs आर क्लियर टू यू। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग, थैंक यू।